हाँ, तो सभी क्लास 9th में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका मेरी साइंस क्लास में स्वागत है। तो जितने भी बच्चे अपने क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, तो ये हमारी हिंदी मीडियम वाली क्लास है। इसमें मेरा अध्याय चल रहा है, हमारा अध्याय 3, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो मेरे इस वीडियो को देखें। यहाँ बहुत छोटे स्टेप्स में पढ़ाने की कोशिश की जाती है और जितना बेहतर हो सकता है उतना ही बेहतर करने की कोशिश की जाती है। तो देखिए, इसकी मैं 2 कक्षा आपको पूरी पढ़ा चुका हूँ और आज हमारी इसकी तीसरी क्लास है। 2 क्लास मैंने कंप्लीट कर दी हैं और आज हम इसकी आज तीसरी क्लास को पढ़ाएंगे। तो सभी ध्यान से देखते रहें हमारी इस क्लास को और इस क्लास को पढ़ करके आप आनंद उठाते रहें। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अपने तीसरे सेशन की तीसरी क्लास की बात कर रहे हैं कि आज हमें तीसरी क्लास के अंदर में पढ़ना है क्या है। तो हमें आपकी क्लास में देखना है कि अणु क्या है। तो वो कौन सी चीज़ है जो प्रकृति में पाई जाती है और जिसे हम अणु कहते हैं। तो आज हम इसी चीज़ को समझेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो अणु है, जो प्रकृति में पाई जाती है। तो सारे स्टेप्स को हम धीमे धीमे समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही धीमी गति से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए यही बात है कि हमारी बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में जैसे उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग। देखिए, अणु क्या है। सबसे पहले ये देखिए बात है कि आखिर में अणु क्या होते हैं। तो देखिए, अणु के बारे में देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर समझना है कि आखिर में जो एनसीईआरटी देखिए उसमें क्या करा। देखिए यहाँ पर देखिए इस लाइन को, साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक, ये देखिए साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक समूह होता है। तो एक समूह होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अणु उसे कह सकते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या होंगे, परमाणु। तो 2 या 2 से अधिक जब परमाणु आ जाते हैं, आपस में एक रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं, तो उस चीज को मैं अणु कहता हूं। तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का कोई एक समूह होगा, उसी को मैं अणु कहूंगा। और जो क्या है, जो आपस में रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं या वे परस्पर आकर्षण बल यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा कसकर यानी कि टाइटली जुड़े होते हैं। तो देखिए पहली लाइन को देखिए हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने एनसीईआरटी ने देखिए पहली लाइन को कहा है कि 12 परमाणु और ये परमाणु। तो यहाँ पर क्या है, 2 या 2 से अधिक जब परमाणु आ जाते हैं तो मेरा अणु बन जाता है। तो हम यहाँ पर ये जानते हैं कि परमाणु क्या है। परमाणु जो है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। जब कई परमाणु मिलेंगे और जुड़ते हैं तो फिर अणु बनते हैं। जब बहुत सारे अणु जुड़ते हैं तो फिर मेरा पदार्थ बनता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखिए मेरे पास एक तो देखिए परमाणु ये है, एक ये है परमाणु और एक ये है परमाणु। देखिए 2 परमाणु होंगे। तो जब 2, तो यहाँ पर ये दोनों परमाणु आएंगे। एक तो परमाणु देखिए मेरे पास आ गया और एक आ गया। तो ये दोनों परमाणु क्या है, जब 2 परमाणु या 2 से अधिक इकट्ठे हो जाएंगे तो ये दोनों परमाणु एक जगह पर आ गए। तो अब यहाँ पर क्या है, एक समूह बन गया। तो जब समूह बन जाता है तो उसी को मैं क्या कहता हूं, अणु कहता हूं। उसी को मैं क्या कहता हूं, अणु। तो इसी को मैं क्या कहूंगा, अणु। ठीक, 2 या 2 से अधिक। अब 2 से अधिक देखते हैं। तो इनको अगर हम देखते हैं कि देखिए मेरे पास 2, तो दूसरी बात देखिए इसमें क्या है, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा, ये देखिए लिखा है रासायनिक बंध। तो ये आपस में देखिए जुड़े हुए हैं। ये देखिए आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये चीज आपस में जुड़े हुए, तो इसे मैं क्या कहता हूं, एक केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड से ये टाइटली जुड़े हुए हैं, एकदम टाइटली, बहुत टाइट अच्छी तरीके से कस करके। तो
ये अच्छी तरह से जुड़े हुए। अब देखते हैं दो से अधिक मान लीजिए कि एक परमाणु मेरे पास ये है और एक परमाणु ये है, ये है मेरे पास दो परमाणु और एक परमाणु ये और है, तो अब परमाणु हो गए मेरे पास 3। अब यहां पर देखते हैं 3 परमाणु, यानी कि एक हो गया हमारे पास ये वाला हो गया एटम, एक मेरे पास ये एटम हो गया और एक मेरे पास ये एटम हुआ। जब 3 एटम किसी प्रकार से जब अपने पास आते हैं और आने के बाद फिर ये आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ करके क्या होगा, ये क्या एक समूह बना लेंगे। तो यहां पर देखिए एक ये है, एक ये है, एक है, तो तीनों आपस में जुड़ गए। तो ये चीज देखो जुड़ रहे हैं आपस में, बहुत टाइट जुड़ रहे हैं, अर्थात ये क्या है, मेरा एक बॉन्ड है। तो ये जुड़े तो इन्होंने क्या अपना एक बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड इतना टाइट है, इतना टाइट से कस करके बहुत तेज कसकर से बांधे हुए, अर्थात ये 1 2 3 का ये बन गया ग्रुप, ये समूह बन गया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणु। तो यहाँ पर क्या है 1 2 3, तो ये क्या है मेरे 3 परमाणु हैं। तो यहाँ पर क्या है मेरे 3 परमाणु, ठीक। तो 3 परमाणु का ये क्या है भैया, यहाँ पर एक एग्रीगेशन है, अर्थात समूह है। तो तीनों मिलकर के अब ये 3 मिल गए, अब मैं इस चीज को अणु कह सकता हूं। तो अणु वो होता है जिसमें या तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं क्या है एक समूह, वही दो, इसमें 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक समूह होता है और ये आपस में रासायनिक बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे, एक केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे। ये देखो आपस में, ये देखिए केमिकल बॉन्ड, तो ये केमिकल बॉन्ड है, तो ये आपस में केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखते अब देखिए यहां पर, अब देखिए क्या लिखा है इसमें। अब देखिए लिखा है, ये देखिए अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। अब ये कह रहा है, देखिए ये है अणु, अब बात कर रहे हैं यहां पर अणु की। तो अणु को हम उस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, या तो हम इसे किसी तत्व के अणु के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, या हम अगर मेरे पास बात करते हैं तो ये है मेरे पास, देखिए एक ये है दोनों तत्व, तो ये मेरे पास तत्व है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये है मेरे पास क्या एटम, ये है मेरे पास एटम, ठीक। तो ये बात कही गई है कि जो परमाणु होता है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है और परमाणु क्या है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। लेकिन जब कई परमाणु आपस में मिलकर के एक ग्रुप बना लेते हैं तो वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो यहां पर देखो ये क्या, अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र, ये देखो लिखा है स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। तो यहां पर देखिए इन एटम से मिलकर के मेरा क्या अणु बन गया। तो ये क्या बन गया मेरे पास अणु, तो ये हाइड्रोजन का एक अणु बन गया। तो ये अणु, ये और ये वातावरण में क्या है, ये और ये क्या है स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। एक एटम जो है परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, लेकिन जब मिलकर के जब अणु बना देगा तो वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब इस अणु की बात कर सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन का केवल एक अणु है, हाइड्रोजन का क्या है मेरा एक अणु। तो ये से बात करता हूं तो हाइड्रोजन का क्या है मेरा एक अणु। उसी प्रकार से देखिए यहां पर समझते हैं कि हाइड्रोजन का क्या है हमारा बन गया एक अणु। उसी प्रकार से पानी का समझते हैं, तो यहां पर क्या है मेरे पास 2 परमाणु हैं। 2 परमाणु किसके भैया, हाइड्रोजन के। हमारे पास हैं 2 परमाणु किसके, हाइड्रोजन के। जब 2 परमाणु हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो पानी बना देते हैं, अर्थात ये क्या बन गया मेरा अणु। ये क्या बन गया मेरा अणु। अब ये अणु किसका बन गया, पानी का एक अणु बन गया है। ये पानी का एक अणु बन गया जो क्या है स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो ये बन गया है पानी का एक अणु। अब जब बहुत सारे अणु होंगे तो मैं उसे पानी कहूंगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे पास पानी है, मान लीजिए कि ये है हमारे पास पानी, इस गिलास के अंदर भरा हुआ है पानी।
तो हम ये समझ सकते हैं पानी भरा हुआ, पानी को मैं देख सकता हूँ, स्पर्श कर सकता हूँ, हमें अच्छी तरह से मैं उसे महसूस कर सकता हूँ पानी को। तो हम ये कह सकते हैं इस गिलास के अंदर जो पानी भरे हुए हैं, तो इस पानी में हम ये कह सकते हैं कि पानी के इस प्रकार के अणु करोड़ों अरबों अणु हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ इस पानी की, जो मेरा पास बन गया है, पानी एक तरह का ये बन गया आपका पदार्थ, तो इसकी मैं अगर बात करता हूँ, जो मेरे पास ये यौगिक बन गया है, ठीक है, ये क्या बन गया है, यौगिक। अब ये मेरा पास यौगिक, अब इस यौगिक की सबसे छोटी इकाई ये होगी, इस यौगिक की, इससे ये जो कह रहा है यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित करते हैं। तो मैं इस अणु को, ये जो देखा कर रहा है, अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम, तो ये है मेरे पास अणु, इस अणु की बात कर रहा हूं H2। अब ये H2 क्या है, सबसे सूक्ष्मतम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। तो ये क्या है मेरा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे सूक्ष्मतम कण है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। भैया स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका है, इस कंपाउंड का, वाटर कंपाउंड का। तो मैं ये कह सकता हूं जो मेरे इस गिलास के अंदर में जो पानी भरा हुआ है, उस पानी का सबसे स्मॉलेस्ट कण मेरा H2O अणु है, ये कह सकता हूं। अब ये किससे बना है, ये भैया परमाणुओं से मिलकर के बना है। तो इसकी सबसे सूक्ष्मतम क्या है, इस सूक्ष्मतम कण को हम परिभाषित करें, वही देखो कहा रहेगा, वही देखो इसमें देखो लिखा हुआ है NCERT के अंदर, देखिए कि अणु को मतलब इस अणु को, इस अणु को, इस अणु को, अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसे सबसे सूक्ष्मतम कण के रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं इस वाटर के हिसाब से। अगर इस पानी को बात करता हूं, तो मैंने जो गिलास का पानी लिया, गिलास में करोड़ों अरबों क्या है, मेरे पानी के कण हैं। अब उसकी सबसे छोटा कण क्या है, मेरा मतलब सबसे, इसके कण को, ये कण किससे मिले, इस पानी के कणों से मिलकर के बने। तो इस पानी के सबसे सूक्ष्मतम कण के रूप हम इससे जान सकते हैं, ये है मेरा सूक्ष्मतम कण, बस। तो ये क्या है, आपस में जब मेरा अणु बना, तो अणु क्या है, परमाणुओं के आपस में मिलकर के बनता है, और इसमें क्या है, एक केमिकल बॉन्ड है जिससे वो टाइटली पैक होते हैं। अब देखते हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो उस यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। अब ये छोटा सा मेरे पास अणु है, ये देखो NCERT ने देखो कहा है, ठीक है। तो NCERT में देखिए, ये देखो उस यौगिक के, इस यौगिक के, अब जो पानी है, अब जो मान लीजिए कि मेरा पानी है, गिलास के अंदर भरा हुआ मेरा पानी है, अब मैं उस पानी को देखता हूं, तो जो पानी की प्रॉपर्टीज है, जो पानी के गुण हैं, तो पानी के गुण कैसे हैं, उसमें बहुत सारे पानी के अणु हैं। तो उन सारे अणुओं की जो प्रॉपर्टी है, इस यौगिक की जो प्रॉपर्टी है, जो इसके लक्षण हैं, ठीक, जो इसके गुण हैं पानी के, वही गुण ये प्रदर्शित करेगा एक अणु, वही पानी का क्या करेगा, एक अणु। तो उसके गुण और इसके गुण क्या है, समान। ये देखो लिखा है, जो उस यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है, इसके सभी गुण धर्म को ये प्रदर्शित करता है। यही देखो NCERT के अंदर बताया गया, यही देखो इसे एक्सप्लेन कर दिया। तो सारी चीज जो प्रॉपर्टी वो दिखा रहा है, अगर उसी प्रकार का उसका एक अणु की प्रॉपर्टी दिखाएगा। अब देखते हैं, एक ही तत्वों के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। अब देखिए NCERT के ऐलान देखिए, अब NCERT ने क्या लिखा है, एक ही तत्वों के परमाणु, जैसे मान लीजिए ये एक ही तत्व है, और ये भी हाइड्रोजन है मेरे पास, ये भी हाइड्रोजन है, यानी ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, एक ही तत्व है। तो एक ही तत्व के परमाणु या तो एक ही प्रकार के तत्व हो सकते हैं, सेम टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु। ये देखिए, ये भिन्न, ये यहाँ पर मुझे देखिए हाइड्रोजन का मिल रहा है और ये ऑक्सीजन का मिल रहा है, ये हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो भिन्न भिन्न, तो या तो एक ही प्रकार के तत्व आपस में जुड़ेंगे तो मेरे अणु बनाएंगे, या भिन्न प्रकार के परमाणु जुड़ेंगे तो मेरे क्या है, अणु बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके क्या अणु बनाते हैं। ये देखो अणु बनाते हैं, ये देखो ये बन गया अणु, ठीक, ये बन गया अणु, मॉलिक्यूल्स। यही देखो ये NCERT ने जैसे कहा है उसी हिसाब से बिल्कुल हम इनसे समझ लिया है। अब हमें यह देखना है कि जो अणु होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और जो प्रकृति में
स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो हम थोड़ा इस बात पे ये कह सकते हैं कि आखिर में इन अणुओं की बात करें तो ये अणु कितने प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अणु भैया 2 प्रकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होते हैं तत्वों के अणु, एक तो है देखिए तत्वों के अणु, एक तो होते हैं मेरे तत्वों के अणु और दूसरे होते हैं मेरे यौगिकों के अणु। अब यौगिकों के अणु कौन से होते हैं और तत्वों के अणु कौन से होते हैं उससे देखो अभी हम समझते हैं। तो इतना हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर कि अणु भैया 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हुआ मेरे तत्वों का और दूसरे हुआ मेरे यौगिकों के। अब हम देखिए, अब हम समझते हैं आखिर में तत्वों के अणु कौन से हैं। देखिए यहां पर देखते हैं हम तत्वों के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर कोई भी तत्व है वो मिलेंगे तो उन्हें हम अणु कहेंगे। लेकिन यहां पर देखिए एक बात है, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। कुछ तत्व ऐसे भी मुझे मिल रहे हैं, एलिमेंट ऐसे भी मुझे इसमें एटमॉस्फेयर मिल रहे हैं कि वो क्या है, वो अकेले एक ही प्रकार के, तो उनका एक ही प्रकार का एटम है, एक प्रकार का जो एटम है वही उनका क्या है, अणु है। तो यहां पर देखते हैं कि जो कुछ तत्व ऐसे होते हैं वो एक ही प्रकार के, पहले यहां पर जैसे आर्गन है, जैसे कि हीलियम है, ये है क्या, आर्गन का परमाणु। तो आर्गन का जो परमाणु है, वो आर्गन का जो अणु है वो भी क्या, एक ही परमाणु से मिलकर के बना है, अर्थात ये मोनो एटॉमिक है, यहां पर केवल एक ही परमाणु है मेरा। तो यहां पर एक परमाणु हो गया, तो आर्गन वो है, उसका अणु जो बनता है वो किससे बना है, एक ही से बनना है, परमाणु से। इसी प्रकार से क्या है, हीलियम। तो हीलियम में क्या है, एक ही है। तो मैं यहां पर देख कह सकता हूं हीलियम भी मेरा एक ही है और आर्गन भी मेरा एक ही है। अब देखते हैं उसके अलावा अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा बनी होती हैं, किंतु अनेक अधातुओं में ऐसा नहीं है। अब देखते हैं अब देखिए यहां पर बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो कि इसमें कह रहा है कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, जैसे मेरे पास ऑक्सीजन है, अनेक तत्वों के अणु बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे हाइड्रोजन है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्या, 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे, वो मिलेंगे तो क्या मेरा हाइड्रोजन का एक अणु बन जाएगा। अभी देखिए हम आगे स्लाइड में समझाएंगे, बताएंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या कहा, इस जगह देखते हैं इस पॉइंट को। देखिए यहाँ पर देखो कह रखा है, अब जैसे ऑक्सीजन का एक एग्जाम्पल लिया इन्होंने, ऑक्सीजन के एग्जाम्पल बने। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन एक अधातु है। तो ऑक्सीजन की जब अणु की बात करते हैं तो ऑक्सीजन अगर मेरे पास बनी है तो इसमें 2 परमाणुओं से मिलकर के बनता है। ये है मेरे पास देखो ऑक्सीजन, तो ये है ऑक्सीजन का एक अणु, ये है ऑक्सीजन का एक अणु, ओनली 1 अणु, ठीक है। ये क्या है, एक अणु है, ये ऑक्सीजन का एक अणु, ठीक, एक अणु कर दो है, एक अणु है, ये है ऑक्सीजन का एक अणु। तो ये ऑक्सीजन का एक अणु कैसे बना, यहां पर ऑक्सीजन का एक तो एटम ये है ऑक्सीजन का एक एटम, और एक एटम ऑक्सीजन का ये है। तो यहां पर एक एटम ये और एक एटम ये दोनों मिलकर के इसने O2 बना लिया, अर्थात ये ऑक्सीजन का एक अणु बन गया, ठीक। तो एक बड़ा बन गया, तो एक अणु को बनाने के लिए मुझे यहां पर कितने परमाणु की जरूरत पड़ी, 2 की। तो यहां पर क्या, 2 एटम्स की मुझे जरूरत पड़ी, 2 एटम्स। तो 2 एटम्स है तो मैं इसे द्विपरमाणु कह सकता हूं भाई, 2 परमाणु जरूरत पड़ रही है तो मैं इसे 2 परमाणु कह सकता हूं। अब देखिए, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में बात करते हैं, यदि सामान्यतः 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के स्थान पर, तो यहां पर 2 ऑक्सीजन के परमाणु ले रखे, लेकिन यहां पर क्या करें, एनसीईआरटी ने कहा 2 ऑक्सीजन के परमाणु के स्थान पर अब हम 3 लेंगे। तो 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होती है। यहां पर 2 मिल रहे हैं तो मुझे ऑक्सीजन गैस मिल रही है, लेकिन यहां पर मैं 3 परमाणु, एक मेरे पास एटम देखिए ये हो गया ऑक्सीजन का, एक एटम ये हो गया मेरे पास ऑक्सीजन का, और एक एटम मेरे पास ये हो गया ऑक्सीजन का। तो भैया यहां पर 3 एटम है, तो तीनों एटम आपस में जुड़ करके उन्होंने क्या बना लिया, ओजोन बना लिया।
तो यहां पर इन्होंने क्या बना लिया, ओजोन। तो ओजोन का एक अणु बना लिया। तो हम यहां पर यह देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन दो परमाणुओं से मिलकर के बन रही है तो ऑक्सीजन का एक अणु बन जाता है। तो वहां पर ऑक्सीजन के दो परमाणु जो आपस में मिले तो इन्होंने ऑक्सीजन का एक अणु। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन वो है जो हमारे वातावरण में मिलती है, और जितने भी सजीव जीवधारी होते हैं ज्यादातर सभी क्या इस चीज को इनहेल करते हैं, यानी कि जितने भी सजीव मिल रहे हैं वो सारे सजीव क्या है, इसे लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ओजोन की, तो ओजोन भाई वो गैस है जो कि हमारी पृथ्वी से कुछ ऊपर एक लेयर बनाए हुए है। तो वो लेयर क्या काम करती है? वो लेयर ये काम करती है कि ऊपर से जितने भी सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, जो रेज आती हैं, जो हानिकारक होती हैं हमारे लिए, तो वो क्या है, हमें उनसे रक्षा करती है। अर्थात वो ऊपर एक त्रिपाल की तरह काम कर रही है। हमें समझ सकते ऊपर एक त्रिपाल तनी हुई है, वो काम कर। तो यहाँ पर देखते हैं वही तो वो कहा गया है कि कुछ अदातियों में ऐसा नहीं। ये भी देखिए मेरे पास यहाँ पर दो परमाणु मिल रहे हैं तो मेरे ऑक्सीजन का एक अणु मिला है। अगर तीन परमाणु मिल रहे हैं तो मेरे पास ओजोन का। इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। अब देखते हैं यहां पर किसी अणु की संरचना में अगर कोई अणु है किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। अब देखिए ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक अणु, ये तो कह रहा है किसी अणु की संरचना में। अब ये है मेरे पास अणु, ये अणु की क्या है, संरचना। ये क्या है, अणु की संरचना। ये देखो कह रहा है अणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये है अणु की संरचना। ये देखो कह रहा है किसी अणु की संरचना में अब प्रयोग होने वाले परमाणुओं की संख्या 1 2 3 4। तो ये मेरे पास अणु बनना है किसका, एक अणु की स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बनी, वो क्या है मेरे पास, अमोनिया। तो यहां पर कितने परमाणु यूज हो रहे हैं भैया, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 1 2 3 4, 4 परमाणु जरूरत हो रही। तो 4 क्या है मेरी परमाणुकता। तो अमोनिया का जो मेरे पास ये अणु बन के तैयार होता है, इसकी परमाणुकता की बात करता हूं तो इसमें प्रयोग होने वाले कितने हैं, 4 परमाणु। ठीक, 4 परमाणु। यही दो क्या है, अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं को उस अणु की, इस अणु की परमाणुकता कहते हैं। इस अणु की परमाणुकता अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि अमोनिया के एक अणु में 4 होते हैं, यानी कि अमोनिया के अणु की परमाणुकता कितनी है, उसमें प्रयोग होने वाले परमाणु कितने भैया, 4। देखिए अमोनिया के एक अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या कितनी है, 4। 1 2 3 4। ठीक, अतः अमोनिया की परमाणुकता एटोमिसिटी विल बी 4 होगी। हम ये कह सकते हैं 4 होगी। यही देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पर कहा है, इस चीज को हम ऐसे करके यहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये चीज कह सकते हैं कि उसकी परमाणुकता होती है। अब हमें देखिए यहाँ पर एक चीज समझती हैं कि ये हमने अभी देखिए कुछ तत्व ऐसे भी प्रकृति में पाए जाते हैं जिनका अणु केवल एक ही परमाणु का बना होता है। जैसे कि हमारे पास हीलियम है, जैसे कि नियोन है या आर्गन है। तो इसे देखिए अभी हम पिछली स्लाइड में मैं बता चुका हूं कि मेरे पास आर्गन है और हीलियम है। ये इस प्रकार के कुछ एलिमेंट्स हैं जो केवल एक ही परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, ये है देखो हीलियम का परमाणु और ये क्या है, एक से, अर्थात हम इसे क्या कहेंगे, एकल परमाणु। एक ही परमाणु, तो इसलिए हम इसे एकल परमाणु कहेंगे। उसके अलावा हाइड्रोजन के लिए देखते हैं तो हाइड्रोजन के अगर 2 परमाणु हैं तो वे 2 परमाणु जब मिलते हैं तो मेरे हाइड्रोजन का एक अणु बन गया। तो ये क्या बन गया, अणु। किसका बन गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एक अणु बनता है। ठीक, हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन के एक अणु बनने में कितने परमाणु लगे, 2 लगे। तो 2 परमाणु लगे तो भैया मैं इसे डाई एटम कहेंगे। ठीक, तो मैं इसे डाई एटम कह सकता हूं, 2 परमाणु कह सकता हूं। तो मैं इसे कह सकता हूं 2 परमाणु। ठीक, इसी प्रकार से देखिए कि मेरे पास ओजोन है।
तो ओजोन के बनने में देखिए मुझे 1 2 3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं और मिल करके एक समूह बना लेते हैं और केमिकल बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं, तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि उन्होंने ओजोन का एक अणु बना लिया। तो ये है देखिए 1 2 3 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, वो आपस में मिले तो मिल करके क्या उन्होंने क्या बना लिया O3, अर्थात ओजोन का क्या बना लिया एक अणु। तो इन्होंने क्या बना लिया भैया ओजोन का एक अणु, ओजोन का एक अणु, ये बनेगा ओजोन का। तो इस ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु की जरूरत पड़ी मुझे 3 की, तो मैं इसे ट्राई एटम कह सकता हूं। तो हम इसे क्या कहते हैं ट्राई एटम। तो ये ट्राई एटम कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 एटम्स की जरूरत पड़ रही है। उसी प्रकार से देखते हैं जैसे फास्फोरस, तो मैं बात करता हूं फास्फोरस ही। तो फास्फोरस का एक अणु बनने के लिए वहां पर फास्फोरस के 4 परमाणु होने चाहिए। तो यहां पर क्या है सेम टाइप के चल रहे हैं मेरे। तो यहां पर देखिए 1 2 1 और 1, तो 1 2 3 4, तो मेरे पास 4 परमाणु हैं, ठीक। तो एक एटम देखिए मेरे पास ये है और एक एटम ये है और एक एटम ये है और एक एटम ये है, अर्थात 4 हैं। वो देखिए चारों यहाँ पर 1 2 3 4। तो 4 फास्फोरस जब पास में आ जाते हैं एक समूह बना लेते हैं, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ये फास्फोरस का इसने क्या बना लिया, तो इसने फास्फोरस का क्या बना लिया एक अणु। तो हम यहाँ पर देखिए ये बात कह सकते हैं कि फास्फोरस के एक अणु में 4 परमाणु आ रहे हैं फास्फोरस के, तो इसे मैं टेट्रा कह सकता हूँ। तो फास्फोरस के एक अणु में 4 परमाणु की जरूरत हो रही है, अर्थात मैं इसे कहूँगा टेट्रा एटम। तो ये टेट्रा एटम कहलाएंगे क्यों 4 परमाणु बने, 4 को हम केमिस्ट्री में टेट्रा कहते हैं इसलिए टेट्रा कहेंगे या चतुर परमाणु। अब सल्फर की बात करते हैं। तो अगर मुझे सल्फर का एक अणु बनाना है, तो जब सल्फर के 8 परमाणु देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जब सल्फर के 4 परमाणु आपस में आके मिल जाते हैं और एक समूह बना लेते हैं, तो चारों परमाणुओं ने आपस में मिलकर के क्या देखिए यहां पर एक समूह बना लिया। पहले से देख लीजिए, तो ये क्या बन गया मेरे पास एक समूह बन गया। तो यहां पर समूह कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 परमाणु का एक समूह। तो ये सभी 8 आकर के क्या हुआ, ये जो 8 परमाणु है वो आपस में आकर इकट्ठे हो गए और 8 ने एक ग्रुप बना लिया। तो अब इसमें क्या है, अब ये 4 से अधिक हो गई। तो भैया जब कोई चीज ज्यादा अधिक हो जाती है तो मैं उसके लिए बहु भाषा का यूज कर सकता हूँ, बहु परमाणु का अथवा पॉली एटम है। तो पॉली का मतलब होता है बहु, तो मैं इसे क्या कहूंगा बहु परमाणु यानी कि पॉली एटमिक, ठीक है। तो सल्फर के एक अणु में मुझे सल्फर के 8 परमाणु मिल रहे हैं, तो सब सल्फर के 8 परमाणु मिल जाएंगे, एक ग्रुप बन जाएगा। तो मेरा भैया क्या है सल्फर का एक अणु बन जाएगा। अब हम देखिए अब हम अधातुओं की बात करें, तो अधातुओं की परमाणुकता देखिए यहां पर भी दे रखी है। अगर मैं बात करता हूं आर्गन की, तो आर्गन क्या है एक परमाणु है, यहां पर एक ही एटम है तो मैं इसे एक परमाणु कहूंगा। अब हीलियम की बात करता हूं, तो हीलियम भी क्या है मेरा एक परमाणु, जिसे मोनो एटॉमिक कहते हैं। तो हीलियम क्या है एक परमाणु, तो यहां भी क्या है एक है। ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो ऑक्सीजन का डाई एटम, यहां देखिए 2 मिल रहे हैं 1 2, तो 2 परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं ऑक्सीजन के, तो वो ऑक्सीजन का एक अणु बन जाता है। तो यहां पर ये क्या बन गया अणु, किसका बन गया ऑक्सीजन का। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन भी क्या है 2 परमाणु का है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ये एक है, जब दोनों पास में आए तो इन्हें हाइड्रोजन का एक अणु बना लिया। तो हाइड्रोजन का क्या बना लिया एक अणु, तो हाइड्रोजन का यहां पर एक अणु बन रहा है। इसी प्रकार से देखिए और देखिए अधातुओं की परमाणुकता, इसमें देखिए अधातुओं की परमाणुकता जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को बनने के लिए क्या नाइट्रोजन के 2 परमाणु आए, एक ये है और एक है, तो 2 परमाणु आने से क्या मेरी नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का क्या बन गया भैया ये अणु बन गया।
तो नाइट्रोजन का क्या बन गया, ये अणु बन गया। क्लोरीन, क्लोरीन के भी 2 परमाणु आए, तो 2 परमाणु आएंगे तो क्या है ये डाइएटॉमिक, 2 परमाणु। तो ये क्या बन गए, क्लोरीन का क्या बन गया भैया, ये एक अणु बन गया। तो ये भी क्लोरीन का एक अणु बन गया। फॉस्फोरस आएगा, तो फॉस्फोरस को बनने के लिए मुझे 4 1 1 1 1 अर्थात मुझे 4 की जरूरत पड़ रही है। तो हमें यहाँ पर 4 की जरूरत पड़ रही है। तो फॉस्फोरस को एक अणु बनाने के लिए, फॉस्फोरस के एक अणु को बनाने के लिए मुझे फास्फोरस के 4 परमाणु की जरूरत पड़ी है। तो भैया जब वे चारों परमाणु आए, आकर के आपस में मिले, तो मिल करके भैया उन्होंने क्या बनाया, फास्फोरस का एक अणु बना लिया। ये मेरा अणु बन गया। उसी प्रकार से सल्फर, सल्फर में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जहां पर है क्या है, सल्फर का क्या है भैया 8। तो सल्फर के जब 8 परमाणु आ जाएंगे तब सल्फर का एक अणु बन जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं बहुपरमाणु अर्थात पॉलीएटॉमिक। तो ये क्या है, एक पॉलीएटम, क्योंकि यहां पर 4 से ज्यादा लग रहे हैं भैया, 5 6 7 8 लग रहे हैं। तो हम यहां पर करें, यहां पर परमाणु अधिक यूज हो रहे हैं इसके अणु बनने में। उसके अलावा और भी धातुओं की कुछ परमाणुकता दे रखी है हमारी एनसीईआरटी की हिंदी वाली बुक्स में, जैसे कि सोडियम है, जैसे कि सोडियम है, तो इसी प्रकार से सोडियम है, जैसे कि सोडियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम, कॉपर है, तो ये हमारी बुक्स में दे रखी है। इसी प्रकार से इन्हें एक एक परमाणु कहा गया। अब हम देखते हैं यौगिकों के अणु। इससे पहले हमने देखो तत्वों के अणु देखे। तो तत्वों के अणु में क्या था, उसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स का एग्रीगेशन था, उसमें सेम टाइप के आ रहे थे बिल्कुल। तो क्या एग्रीगेशन कर करके क्या एलिमेंट्स के अणु बने। लेकिन यौगिकों के अणु में क्या, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है एनसीईआरटी, देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्व। देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये देखिए ये है मेरे पास क्या, हाइड्रोजन। ये क्या है, हाइड्रोजन के क्या है, हाइड्रोजन के हैं मेरे पास 2 एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन के मेरे पास क्या 2 एटम, हाइड्रोजन के मेरे पास 2 परमाणु, और ये है ऑक्सीजन का, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का मेरे पास, अब ये ऑक्सीजन दूसरा तत्व है, हाइड्रोजन दूसरा तत्व है। तो यही तो कहा गया है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु डिफरेंट है भैया, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। अब भिन्न भिन्न प्रकार के आपस में मिलेंगे। अब भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होंगे, वो आपस में मिलेंगे। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, बट इन केस ऑफ फिक्स रेशियो, जब उनका फिक्स रेशियो होगा वो एक फिक्स रेशियो मिलेंगे। यही तो इस तरह अनुपात का नियम था डाल्टन का। कोई चीज क्या है, फिक्स अनुपात में लिए। तो यहां पर ये क्या है, एक फिक्स रेशियो में, फिक्स रेशियो में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। अर्थात वो एक फिक्स रेशियो में मिलेंगे और मिल करके यौगिकों के, कंपाउंड के अणु का निर्माण करेंगे। ये देखो कहा गया भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, ये भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है दोनों, ठीक। परमाणु एक निश्चित अनुपात में, एक इनका फिक्स रेशियो है। यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ठीक, शुड बी जॉइंट्स टू फॉर्म ए वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर देखिए ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो जो दोनों मिलेंगे तो एक निश्चित अनुपात में फिक्स रेशियो मिल रहे हैं, तो उस फिक्स रेशियो मिल करके ये परस्पर जुड़ जाएंगे एक केमिकल बॉन्ड से। तो ये क्या जुड़ जाएंगे, परस्पर, किससे, अपने बॉन्ड से टाइटली पैक होकर के, और वो क्या मेरे वाटर का एक अणु बना लेंगे। तो इन्होंने किसका बना लिया भैया, पानी का एक अणु बना लिया। तो ये क्या बन गया, पानी का एक अणु मॉलिक्यूल्स। ये देखो बन गया फिक्स रेशियो में, फिक्स रेशियो में कह रहा है। अब भैया फिक्स रेशियो क्या है इसका, फिक्स रेशियो होता है 1:8। देखिए कैसे, अब ये फिक्स रेशियो में कैसे जुड़ रहे हैं, थोड़ा हम समझ लेते हैं इसे। अब मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूं एटॉमिक मास की, तो हाइड्रोजन का मुझे एटॉमिक मास मिला 1 यूनिट। तो हाइड्रोजन का हुआ मेरा पास 1 यूनिट। तो एक हाइड्रोजन का परमाणु ये है और एक हाइड्रोजन का परमाणु ये है। तो हाइड्रोजन के परमाणु का एटॉमिक मास है मेरे पास 1 यूनिट। तो मेरे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो 1 यूनिट ये हो गया
और 1 यूनिट, तो कितना हुआ 2 यूनिट होगा। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का एटॉमिक मास कितना है हमारा 1 यूनिट, तो 2 है तो 2 हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है एटम होता है, उस ऑक्सीजन के परमाणु का एटॉमिक मास कितना है मेरा 16, ये देखो 16, ये है देखिए 16 और ये है इतना। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 यूनिट है। तो अब हम यहाँ पर देखें, अब ये दोनों मिल गए आखिर फिक्स रेशियो में, ठीक। तो 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट है, तो भैया मेरा 2 यूनिट हो गया भाई। 1 यूनिट मैंने 1 यूनिट ये थी, मैंने इसे जोड़ लिया, और 1 यूनिट जो थी वो मैंने इसे दे भाई। फिक्स रेशियो लेके चल रहे हैं, फिक्स रेशियो है क्या तो देखिए 1 यूनिट ये 1 यूनिट जोड़ करके कितना हो गया मेरा 2 यूनिट। ऑक्सीजन के 16 हैं, वो मैंने 16 लिख दिए। अब 2:16 हो गए भैया, इसका रेशियो होगा 2:16, 2 रेशियो। अब क्या करूंगा मैं, इससे रूप को छोटा कर लूंगा। छोटा करने के लिए क्या होगा, मैं 2 का भाग देता हूं, मैंने इसमें 2 का भाग दे दूंगा, इसमें 2 का भाग दूंगा, तो 2 1 2 और 2 8 16। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि पानी मेरा बनेगा तो 1:8 में ही बनेगा। तो ये क्या है मेरा पानी 1:8 में बन रहा है। तो ये क्या है पानी, ये यौगिक का क्या है, एक अणु, यानी कि जो मेरा जल है, जल क्या है मेरा एक यौगिक, तो जल क्या है यौगिक। अब यौगिक का ये क्या है एक अणु, तो यौगिक क्या है एक अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़ करके, एक निश्चित अनुपात में देखो परस्पर जुड़े हुए हैं। ये देखो इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा हुआ है, परस्पर जुड़े हुए हैं। परस्पर जुड़कर यौगिकों के, यौगिक क्या है मेरे पास वाटर, पानी क्या है एक कंपाउंड, यौगिकों के अणु, ये यौगिकों के भैया अणु बन गए, समझ लीजिए यौगिक के क्या बन गए अणु। तो यौगिक के अणु का निर्माण कर रहे हैं। यहां पर ये लाइन एनसीईआरटी की लिखी है, वो यहां पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो रही है। अब देखते हैं थोड़ा इसी प्रकार से कि हमारी किताब में अमोनिया का दे रखा है, थोड़ा अमोनिया के समझ लें। देखिए अमोनिया के क्या है, वही बात है, यहां पर क्या है यौगिकों के अणु बन रहे हैं, अर्थात यहां पर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हैं। तो देखिए यहां पर ये है मेरे पास हाइड्रोजन, ये है मेरे पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 3 एटम हो गए। तो भैया एक एटम ये है, एक एटम ये है, और एक एटम ये है। भैया एटम हो गए 3। तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास मेरा कितना है 1 यूनिट। तो देखिए ये है, देखिए 1 यूनिट, ये है देखिए 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट, ठीक है। अब ये किससे जॉइन हो रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है नाइट्रोजन के साथ। तो ये है मेरे पास नाइट्रोजन। भैया नाइट्रोजन का जो एक परमाणु होता है उसका एटॉमिक मास कितना है 14। तो इस नाइट्रोजन का क्या है, ये एक एटम है। तो एक एटम का एटॉमिक मास कितना है मेरा 14, 14। अब जब ये आपस में अब ये जुड़ेंगे भैया, देखो भैया प्यारे बच्चों, अब इधर देखिए प्यारे बच्चों, अब ये जुड़ेंगे भैया, ठीक। अब जुड़ करके क्या होगा, अब ये आपस में जुड़ेंगे किससे, एक रासायनिक बंध के द्वारा, एक केमिकल के बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ करके यौगिकों का यानी कि कंपाउंड्स का केवल एक अणु बनाएगा जुड़ करके। देखो तो भैया ये आ गई मेरे पास नाइट्रोजन, इसका क्या है 14 यूनिट है, और 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। तो मेरे पास यूनिट हाइड्रोजन की कितनी होगी 1 2 3। तो भैया हाइड्रोजन की देखो 3 यूनिट लिख दी मैंने, और ये है मेरे पास नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की मेरे पास कितना है, नाइट्रोजन का जो एक एटम होता है उसका एटॉमिक मास कितना है 14 यूनिट। तो 14 यूनिट मैंने लिख दी। तो भैया हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो अमोनिया है, तो जो अमोनिया है, तो अब उस अमोनिया का जो मेरे पास क्या है एक अणु बनना है, इस एक अणु में देखता हूं तो फिक्स रेशियो क्या है, फिक्स रेशियो भैया 14:3। यहां पर 14 मुझे मिल रहा है नाइट्रोजन के परमाणु का, और 3 मिल रहा है मुझे हाइड्रोजन के परमाणु का। तो भैया मेरी जो अमोनिया गैस बन रही है, तो उसका जो एक अणु है, उस एक अणु के अंदर में भैया ये फिक्स रेशियो है जो तुम्हारे सामने लिखा रखा है, ये है फिक्स रेशियो। तो भैया ये फिक्स रेशियो है। तो यही बात तो कही है, वो एक फिक्स रेशियो मिलते, वही तो एनसीईआरटी ने कहा था पहले कि वो क्या है एक फिक्स रेशियो मिलते। अब देखिए आगे कार्बन डाइऑक्साइड का समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर हम समझते हैं तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के अब हम एक अणु के बारे में बात करेंगे। तो
तो यहां पर मैं देखता हूं एक है मेरे पास ऑक्सीजन का एक एटम, ठीक, ये है ऑक्सीजन का एक एटम, और एक एटम ऑक्सीजन का ये है, ठीक, और ये है मेरे पास कार्बन। अब ऑक्सीजन का जो एक एटम होता है उसका एटॉमिक मास कितना है 16 यूनिट, ऑक्सीजन का कितना है 16 यूनिट। तो भैया ऑक्सीजन दो है, एक जेरी एक जेरी, तो 16 यूनिट जे है और 16 यूनिट जे, भैया 32 यूनिट हो गई। अब जुड़ किसके साथ रही है, कार्बन के साथ। तो भैया कार्बन के एक परमाणु का कितना यूनिट है, कितना एटॉमिक मास है 12 यूनिट है। तो ये है भैया 12 यूनिट, और जब 12 यूनिट किन के साथ जुड़ रही है भैया 16 यूनिट की दो है, अर्थात 32 यूनिट के साथ जुड़ रही है। तो जे है देखो मेरे पास 12 यूनिट। अब 12 यूनिट में देखो 16 यूनिट तो ये जोड़ दी एक केमिकल बॉन्ड से, और 16 यूनिट प्यारे बच्चों देखो ये जुड़ गई। अब ये क्या है मेरे पास बॉन्ड, भैया टाइटली पैक है। ये क्या है मेरे पास बॉन्ड, टाइटली पैक है, अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसका रेशियो लेके चलेंगे। तो भैया देखो 16 जे और 16 जे जी हमने जुड़ दी, देखो 16 जे 16 ये क्या है ऑक्सीजन का एक एटम, ये भी ऑक्सीजन का एक एटम, और ये है मेरे कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास यूनिट 12 यूनिट जेरी, और 16 यूनिट और 16 यूनिट जुड़ते भैया कितने हैं 16 यूनिट और 16 यूनिट होते प्यारे बच्चों 32। तो प्यारे बच्चों देखो 32 तो यूनिट मेरी जाएगी, और वो है मेरे पास 12। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि 32 अनुपात 12 हो गया मेरा, या 12 अनुपात 32 बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो ये है मेरे पास कार्बन के एक परमाणु का, और ये है ऑक्सीजन के 2 परमाणु की यूनिट है। अब इन्हें यहाँ पर लिख दो। तो अब इसमें देखते हैं भैया 32 है जे, अब इसमें भाग दे दो 4 का, देखिए 4 का भाग 12 में भी चला जाएगा। तो इसे 4 से काट दो और इसे भी 4 से काट दो, इसे 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 3 मेरे पास जाएंगे, इसे 4 से 4 अट्ठे 32। तो भैया मेरे पास रेशियो कितना आ गया 8:3। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं अगर 8:3 मुझे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो मिला है, तो भैया मेरी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके जो एक अणु है उस एक अणु का ये मेरे पास क्या है फिक्स रेशियो। इस फिक्स रेशियो में अगर ऑक्सीजन मिल रही है और कार्बन मिल रही है तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनना है। यही देखो कहा गया है कि भिन्न भिन्न प्रकार के देखिए एलिमेंट्स हैं जो मिलकर के क्या यौगिकों के एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस के क्या है एक अणु बना रहे हैं। तो यहां पर क्या है एक अणु बन रहा है। इतनी चीज को देखिए हम समझते हैं और देखते हैं। ये सारी चीज हमने इसी प्रकार जो एनसीईआरटी की थी उसी का कोड हमने इसे समझ लिया। अब मेरे स्कूल से जाने का समय हो रहा, बाकी आगे की क्लास में प्यारे बच्चों हम फिर आपसे मिलेंगे, हम आपसे फिर मिलेंगे। हम और भी सिंपल भाषा को मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँ, जहाँ तक संभव तहाँ तक इसे और सिंपल करने की मैं कोशिश करूँगा। फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।